हमारी एनसीईआरटी की पॉइंट टू पॉइंट जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें पहला पार्ट क्लास 6 की पहली पार्ट जिसमें हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे वो आप सभी लोगों ने देख ली होगी। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा हो कि कहानी क्या चल रही है, कैसे क्वेश्चन आएंगे और इसमें जो पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी जो हमारी पॉइंट टू पॉइंट है वो उसमें क्या क्या मेन पॉइंट हैं उसमें देखते हैं। इसके बाद आज हमारा है क्लास 6 का ही चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मेन बातें कही गई हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं जो हमारे बीच में क्या ये कह रहा है कि हमारे बीच कई वस्तुएं जो माप और आकार में क्या होते हैं विभिन्न उसमें अवस्था में क्या पाई जा सकती हैं, इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। हम किसी वस्तु को बार बार उपयोग करते हैं, इसका आकार और परिमाण में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु को क्या करने पे बार बार उपयोग करने पे क्या हो जाता है, इसमें आकार और माप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिसका आकार बड़ा हो जाता है और हथनी आपस में उसमें जड़ दिया जाता है, ठंडा होने पर पुनः सिकुड़ जाता है। जैसे आपको क्या करना है, कोई हथनी बनानी है तो आप क्या करना है, पहले उसको गर्म करते हैं प्लास्टिक को, फिर उसके अंदर डालते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है वो ठंडे होने पर वो सिकुड़ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका क्या केमिकल और जो फिजिकल चेंजेस है उस पर क्वेश्चन आते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन साधारण शब्दों में किसी पदार्थ की मूल अवस्था को प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपने क्या करा एक कागज था उसको क्या कहते हैं मोड़ दिया बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद आपने खोला तो फिर से क्या हो गया वही कागज हो गया, तो क्या कहेंगे उत्क्रमणीय। हाँ, खाना बनाने को उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है। जब हम किसी वस्तु को भौतिक अवस्था में उसी मूल अवस्था में नहीं ला सकते तो इसका तात्पर्य हुआ कि हम उसमें उत्क्रमणीय अवस्था में, यानी कि उत्क्रमणीय अवस्था परिवर्तन क्या है, यानी कि एक तरीके से फिजिकल चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंजेस है जिसमें क्या करते हैं कि हम उसकी भौतिक अवस्था पुनः ला सकते हैं। तो आम का पकना भी उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। जलमग्न इलाके में घूमते समय हम अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई को कम कर लेते हैं, इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जा सकता है। जैसे हम पानी के एरिया में जा रहे हैं, कह रहा है ये वहाँ पे क्या पानी भरा तो हम क्या करते हैं अपने कपड़ों को फोल्ड कर देते हैं। जैसे पानी के एरिया से निकलेंगे हम दोबारा से आते हैं उसको नीचा कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे, हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। उसके बाद ये कह रहा है नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नमक को हम पानी में घोलकर परिवर्तन किए बिना नमक को भी क्या किया जा सकता है, उत्क्रमणीय किया जा सकता है। अगर आपका खिलौना टूटकर अचानक गिर जाए तो उत्क्रमण परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि वो दोबारा क्या होगा, उसकी फिजिकल जो उसका उसमें चेंजेस नहीं होगी। टूटी हुई हड्डी पर बधी हुई पट्टी से प्लास्टर ऑफ पेरिस ये मोटी परत चढ़ाई जाती है जिसे सूखने पर कठोर हो जाती है। टूटी हड्डी हिलती नहीं है, इस परिवर्तन को भी हम उत्क्रमण परिवर्तन कहते हैं। जब हम क्या लगाता है पीओपी, आप सबको पता है क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसपे क्या करते हैं जो हड्डियों के डॉक्टर ये यूज करता है उसका यूज उस समय किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वो पौधों को क्या करिए, पौधों को जानिए, जिसमें क्या कहता है जब हम पौधों को परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि छोटे बड़े कुछ विशालकाय जबकि कुछ धरती के धब्बे में दिखाई जाते हैं। खरपतवार क्या है, पौधों में बगीचों और गमलों में कुछ पौधे चाहे पौधे स्वतः उग जाते हैं जिनको क्या कहते हैं खरपतवार, जो क्या है अननेसेसरी जो प्लांट होते हैं उनको क्या कहते हैं खरपतवार कहा जाता है। हमें अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष, यानी कि जो प्लांट होते हैं उनको क्या 3 पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहले है उसमें क्या है, जो क्या है शाख है, इसे हरे कोमल तने शाख कहलाता है। जैसे सामान्य छोटे पौधे जैसे आपको क्या है ये वाला दिख रहा है, ये प्लांट क्या है शाख, इसमें क्या छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में दिख रही है। उसके बाद है हमारा झाड़ी क्या है, कुछ ऐसे पौधे जो उसमें शाखा में तने आधारित तल में समेत रहते हैं तथा कठोर तना होता है, उनको क्या कहते हैं परंतु मोटे नहीं होते। जैसे आपको ये वाला प्लांट दिख रहा होगा, इसमें क्या इसको क्या कहते हैं झाड़ी। और वृक्ष क्या होते हैं, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इसके तने सीधे तथा गहरे भूरे होते हैं, इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग में निकलते हैं जिससे क्या कहते हैं वृक्ष कहते हैं, जो ये वाला आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद है बिसर्पलता। उसके बाद है इसमें बिसर्पलता तथा आरोही लता। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं होते और वो क्या करते हैं बिसर्पी किसी जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कमजोर तना रहता है, इसमें क्या करते हैं ऊपर को चढ़ने लग जाते हैं और इसे तने को आरोही तना कहते हैं। जो कहते हैं जो जमीन में फैल जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे बिसर्पी कहेंगे, और जो क्या कहेंगे उस आरोही जो पेड़ पे चढ़ेंगे तो उनको क्या कहते हैं आरोही। जैसे आपने क्या देखा होगा कद्दू का पौधा देखा होगा कि क्या करता है पूरा जो है पूरा आरोही क्या होता है लता पूरी जमीन में फैल जाती है तो क्या कहते हैं बिसर्पी लता कहेंगे। और जो आरोही यानी कि जो ककड़ी वगैरह आपने देखा लौकी देखा आपने चढ़ जाता है किसी पेड़ के उस पर, तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम आरोही, जो लता है उसको आरोही लता कहा जाएगा। उसके बाद है हमारा तना। ये तना के बारे में क्या बताया क्लास 6 में, तना जल के ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि क्या है अगर हम करें तो तना कहाँ से बढ़ता है, जल से ऊपर की ओर बढ़ता है। हाइड्रो पॉजिटिव हाइड्रोफिलिक्स है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। जल तथा खनिज तने की पतली पत्तियों के द्वारा पौधों के अन्य भागों तक पहुँचते हैं। उसके बाद है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं प्रतांत, यानी कि जो पत्ती के ये वाला प्रतांत कहलाता है। ये कौन सा पटल कहलाता है, यानी इसको क्या कहते हैं पटल या फलक भी हम इसको कभी कभी कहते हैं। ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं पूर्णवृत्त इसको हम कहते हैं। उसके बाद है पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं फलक कहते हैं। जो क्या कहते हैं ये वाला जो हरा वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको क्या कहते हैं फलक कहते हैं। पत्ती के रेखीय संरचना को सिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं मध्य सिरा। जो ये बीच वाली जो आपको लाइन दिख रही है इसको क्या कहते हैं मध्य सिरा कहा जाता है। पत्ती के सिराओं के द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं, जो ये ऐसे सिरा को इनको कहते हैं सिरा विन्यास कहते हैं। यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा बिना रहता है, इनको यह जाल रूपी सिरा विन्यास को कहते हैं जाल रूपी भी कहलाता है। ऐसे जो आपको मिले रहते हैं इनको कहते हैं जाल रूपी भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारा
उसके बाद घास के पत्तियों के शिरा एक दूसरे के समांतर क्रम में होती है, ऐसी शिराओं को क्या कहलाता है? समांतर शिरा कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा ये क्या है? शिरा विन्यास है। इसमें क्या है कि एक पत्ती बनी है, उसके दोनों साइड पे ये बने हुए, लेकिन जो घास होती है वो कैसे बने? सिंपल ऐसी बनी हुई है और इसमें ऐसे 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 सीधे क्या होंगे, तो इनको क्या कहेंगे? समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। इसके बाद है जल की बूंदें पत्ती के वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। जब क्या कहता है? पत्ती निकलती हैं तो उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ में उपस्थित अपना भोजन बनाते हैं, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। आप सबको पता है। इस प्रक्रिया में जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, पत्तियों के द्वारा भोजन बनता है और विभिन्न किसके रूप में? मंड यानी स्टार्च के रूप में क्या होता है? संग्रहित होता है। कुछ नहीं कह रहा है। पत्तियों में क्या जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O की प्रेजेंस में क्या कहते हैं? सनलाइट, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज यानी कि C6H12 जिसे मंड भी कहते हैं। O6 प्लस ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे क्या होती है? रिलीज होती है। ये हमारे इतना बता रहा है, जिस पर इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सूर्य पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? मंड का क्या करती है? संश्लेषण करती है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केवल कब होती है? जब हमारा क्या होता है? सूर्य का प्रकाश मिलता है और टाइम पे हमारा क्या होता है? नहीं बनता है। उसके बाद कहेंगे, उसके बाद है हम पौधों पर भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। पौधे की जड़ में मजबूती बनाए रखती हैं, जिसे क्या कहते हैं? पौधे का स्थिरीकरण कहा जाता है। यानी कि जो पौधे होते हैं वो किसके कारण जड़ पे क्या रहते हैं? बिल्कुल क्या रहते हैं? एकदम जड़े हुए रहते हैं। जो जड़ की बात कर रहे हैं तो क्या रहते हैं? बिल्कुल अकड़े हुए रहते हैं। किसके कारण रहते हैं? हमारे जड़ के कारण ही रहते हैं। मूलतः दो प्रकार की क्या पाई जाती है? हमारी जड़ पाई जाती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ हमारी क्या कहती है? पाई जाती है। मूसला जड़ क्या होता है? मूसला जड़ क्या, अगर मुख्य मूसला जड़ होती है जिसमें क्या होता है? एक ऐसी जड़ रहेगी, एक मीन जड़ रहेगी, उसके आसपास से ऐसे 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 करके क्या रहेंगे? जड़ें रहेंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? मूसला जड़ कहते हैं। रेशेदार जड़ उसको क्या कहते हैं? जिन जड़ों को क्या कहते हैं? मुख्य जड़ें नहीं होती, सभी आपस में क्या रहती है? जैसे ये रहेगा, ये ऐसे बन जाएंगे यहीं से। अब इसमें कोई क्या होगा? मुख्य जड़ें नहीं होगी, तो इसको क्या कहेंगे हम? रेशेदार जड़, झगड़ा जड़ आदि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज और पत्ती और पौधों को अन्य भागों तक पहुंचाती है। पत्ती भोजन संश्लेषण करती है, यह तरह होकर विभिन्न को संग्रहित करता है। यानी कि जो क्या करते हैं? यहाँ से यह जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या आता है? जल, और क्या आता है? जो खनिज और मिनरल्स है वो क्या आता है? पत्ती की जो जड़ों के थ्रू क्या आती है? ऊपर की ओर आती हैं। और जो क्या कहते हैं? पत्तियों में भोजन संश्लेषित करती है और फिर ये इतने को विभिन्न भागों में क्या करती है? जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर। क्या कहते हैं? पुष्प के बाहरी जो छोटी पत्ती के भांति दिखाई जाती हैं, जो छोटी छोटी हरी ग्रीन कलर की आपको यहाँ पे दिख रही है, इनको क्या कहते हैं? हम बाह्य दल कहते हैं। उसके बाद हमारा है पुष्प के केंद्र में स्त्री केसर होता है। जो बीच वाला ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है? स्त्री केसर होता है। मुझे नहीं लगता कि इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि सभी साइंस के स्टूडेंट हैं तो सबको इतना नॉर्मल पता ही होता है कि किसके अंदर क्या चीज़ है। तो मैं थोड़ा जो एनसीईआरटी के बुक में जो मेन पॉइंट हमें दिए गए हैं, कोई ऐसा पॉइंट ना हो कि जो नया पॉइंट हो, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि हम बहुत बड़ी चीज़ों को पढ़ लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि छोटे छोटे पॉइंट क्या हो जाते हैं? मिस हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इनका क्या कर रहा हूँ? रिवीजन करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय में स्त्री केसर का सबसे निचला भाग क्या होता है? सबको पता है, जो ये होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये क्या होता है? सबको फुला होता है, ऊपर को क्या कहते हैं? स्टेमन होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है? अंडाशय में छोटी छोटी गोल आकार की संरचना दिखाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। और क्या तने में पत्तियां, फूल और फल क्या होती हैं? लगी रहती है। तो आपका ये जो चैप्टर 7th है ये भी क्या होता है? इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर है हमारा शरीर की गति। यानी कि हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक प्रकार की क्या होती है? निरंतर गतियां चलती रहती हैं। सबसे जो हमारे शरीर की गति रहती है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें जॉइंट के बारे में। जो जॉइंट है यानी कि संधि के बारे में। संधि क्या है? हमारे शरीर में विभिन्न भागों में उसी स्तर से मोड़ पाता है या घूम पाता है, जहाँ पे दो हिस्से आपस में जुड़े, जैसे कोहनी से, कंधे से, गर्दन से, और इन स्थानों पर क्या रहती है? संधि रहती है। यानी कि जो हम क्या करते हैं अपने, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी अपने हाथ पाँव क्या देंगे? मोड़ देंगे। जहाँ पे हमारा बैंड होगा, जहाँ पे हम क्या मोड़ पाएंगे, उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब जो संधि है उसमें देखेंगे सबसे पहले कंदुकम खल्लिका संधि। इस प्रकार संधि में सभी दिशाओं में क्या करती है? मूवमेंट कर पाती है। जैसे हमारे हाथ और क्या कहते हैं? हाथ और कंधे को जोड़ने वाली जो हम अब अपना हाथ घुमाओगे तो क्या करेंगे? इसमें क्या पूरी तरीके से क्या होगी? आप पूरा हाथ क्या करते हैं? घुमा पाते हैं। तो ये क्या है? हमारी क्या कंदुकम खल्लिका जो हमारी संधि है उसको क्या कहते हैं? जो हाथ और कहाँ कंधे को जोड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है खुराक संधि। देखिए अब खुराक संधि क्या होती है? गर्दन और सिर को जोड़ने वाले संधि को क्या कहते हैं? खुराक संधि कहते हैं। जो किसको? गर्दन और सिर को बीच में जो गले में गर्दन वाली पीछे वाली है उसको कहते हैं खुराक संधि कहते हैं। हिज संधि एक ही दिशा में गति करने वाले से कोहनी हमारी क्या होती है? केवल एक आगे की ओर क्या होती है? मुड़ पाती है, पीछे की ओर नहीं मुड़ पाती है, तो इसको क्या कहते हैं? हिंज संधि कहते हैं। सिर और अस्थियों के बीच की कुछ संधियां इस प्रकार से संधियों से भिन्न होती हैं। ये अस्थियां क्या कहलाती हैं? हिंज नहीं हो सकती, बल्कि इनको अचल संधियां कहते हैं। जैसे ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े, जब आप मुंह खोलते हैं ना उसमें कहते हैं फिक्स है, वो हिल नहीं पा रही है, लेकिन ऊपर नीचे खोल रही है, तो इसको कहते हैं अचल संधि कहते हैं। तो हो गया इतना। इसमें क्या कहते हैं? कंकाल। अब क्या है? इसमें क्या कहते हैं? हमारे शरीर में सभी अस्थियां शरीर के सुंदर आकृति को प्रदान करती हैं, इसका निर्माण करती है, इसको क्या कहते हैं? हम कंकाल कहते हैं। अब देखो इसमें क्या कहते हैं? हम देखते हैं कि पसली कहते हैं एक विशेष प्रकार की मुड़ी हुई जो बक्सी जो कहती है बक्सी तथा अस्थि मेरुदंड से जुड़कर एक बक्सी की संरचना बनाती है। इसे क्या है? शंकुरूपी बक्सी का जिसे कहते हैं पसली पिंजर, हम इसको कहते हैं। उसके बाद है मेरुदंड। इसका निर्माण अनेक छोटे छोटे अस्थियों से बना होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि से बना हो तो वो क्या हो जाएगा? नीचे ये जो वाला है इसमें कितने होते हैं? 33 जो क्या होते हैं हमारे 33 मेरुदंड क्या होते हैं? आपस में कशेरु के आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। उसके बाद है कहते हैं श्रेणी अस्थियां।
यह बाक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय से क्या कहते हैं, अमाशय के पीछे जो पीछे वाला हिस्सा है रक्षा करती है, कुल्हे वाला हिस्सा, और ऐसे सारे को जो बैठने के लिए हमें दिया जाता है। ये वाली जो हड्डियां आपको दिख रही हैं ये क्या है, श्रेणी, जो हमारी अस्थियां हैं उनको क्या कहते हैं, श्रेणी। मानव खोपड़ी, पैरों की अंगुलियों की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग कर मापन करते थे, उलझने होती थी, इसलिए क्या कहते हैं, सामान्य प्रणाली की आवश्यकता उत्पन्न हुई। यानी पहले में क्या करते थे कि लोग जो कहते थे, जो कहते थे हाथों से पैरों की अंगुलियों से मापते थे, तो इसलिए क्या गया, एक नई प्रणाली का विकास किया गया था। तो हमारी आज की दूसरी क्लास होगी जिसमें हमने क्या है, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक पढ़ लिया है। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उससे आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा मानव खोपड़ी। मानव खोपड़ी अनेक अस्थियों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यह हमारे शरीर में कितने बनाते हैं, पूरे, यानी कि जो 22 हमारी शरीर क्या आती है, ये ह्यूमन की केस में पाई जाती है, हड्डियां पाई जाती हैं। उसके बाद है उपास्थि। कुछ शरीर कंकाल के अतिरिक्त कुछ ऐसे अंग होते हैं जो क्या करते हैं, हड्डियां जितनी कठोर नहीं होती, लेकिन इसको क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत क्या मोड़ा जाता है, इनको क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, शरीर में जो क्या होता है, जैसे हमारे कान की हड्डी होती है ना, थोड़ी बहुत, हम क्या कहते हैं, हड्डी तो नहीं मानते हैं, लेकिन उसको क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत क्या हो जाता है, मुड़ जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हमारी उपास्थि कहते हैं। कर्णपाली, कान के ऊपरी भाग अस्थि में उतनी लचीली नहीं होती, जिसको क्या कहते हैं, हम कर्णपाली कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है, हमारी कर्णपाली कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेशी। मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों तथा उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप इसमें से बहुत देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं और गति कर सकते हैं। आप एक हाथ की मुट्ठी बनाएं और अंगूठे को देखेंगे, उसमें मौजूद छूने की जो ये वाली चीज़ें हैं जो आपको रेड कलर की दिख रही है, इनको क्या कहते हैं, उभरा हुआ भाग दिख रहा है, दैट इज द पेशी है। इसको क्या कहते हैं, हम पेशी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी हो तो कठोर और पतली हो जाती है, इसको क्या, अस्थि क्या हो जाती है, खींच जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है, तथा यह अस्थि को गति करने में जो क्या करती है, देती है। उसके अलावा इसमें हमारा है केचुए के बारे में थोड़ा बहुत हमें दिया गया है। केचुए का शरीर क्या होता है, एक दूसरे से सटाकर रखते हैं और अनेक छल्लों से क्या होता है, प्रतीत होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु उसमें पेशी होती है जो अनेक शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। इस प्रक्रिया में केचुआ बार बार मिट्टी को आगे बढ़ता है और इसे क्या कहते हैं, मिट्टी में चलने की सहायता करता है। उसके बाद केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थों को बाहर निकाल देता है। केचुआ द्वारा किया गया कार्य मिट्टी में उपजाऊ बना देता है और इससे पौधों में क्या हो जाता है, फायदा होता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये सबको पता है। यानी घेंगा, यानी आज पढ़ते पाइला के बारे में पढ़ेंगे। घेंगा की पीठ पर जो गोल संरचना दिखाई देती है उसे कवच कहते हैं, जो यानी जो इसे कहते हैं, कवच कहते हैं। यह घेंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। यह एक क्या है, एकल कंकाल है और यह घेंगे के चलने में सहायता नहीं करता है, घेंगे के साथ खींचा जाता है। और ये क्या ऐसा नहीं है कि उसके साथ ये घेंगे, लेकिन इसको प्रोडक्शन का काम इसमें करता है। कवच में छेद खुलने और उसे एक मोटी क्या होती है, मांसल संरचना, उसे सिर्फ बाहर निकाल जाता है। मोटी संरचना पाद और टेढ़ी इसमें दृढ़ बनी रहती है। हो गया। उसके बाद तिलजट्टी के बारे में हमारे दिया गया है। तिलजट्टा क्या है, जमीन पर चलता है और दीवारों पर और वायु में भी क्या हो सकता है, उड़ सकता है। जो चल कहाँ, जमीन में भी, दीवार में भी और कहाँ उड़ भी सकता है, ऐसे कहते हैं। इसे कितने 3 जोड़ी क्या होते हैं, पैर होते हैं। देखना तिलजट्टे पे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि तिलजट्टे पे 3 ऑप्शन आ जाएंगे कि तिलजट्टे क्या कर सकता है, इसमें 3 जोड़ी पैर होती है। इसे बाह्य कंकाल के साथ ढका रहता है। बाह्य कंकाल विभिन्न कवकों के पारस्परिक संधियों से जुड़ा रहता है, जिससे गति संभव हो पाती है। तिलजट्टे के वक्ष से 2 जोड़ी पंख भी जुड़े रहते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, बहुत पतले होते हैं। तिलजट्टे के पेशियाँ होती हैं और पैरों की पेशियाँ उन्हें क्या कहते हैं, सहायक करती है। जो पैर होते हैं उसमें चलने में क्या करते हैं, सहायक होती हैं। वृक्ष की पेशियाँ तिलजट्टे के उड़ने और उससे समय में गैतों में क्या करती है, प्रदान करती है। यानी कि जो पीछे के वो हैं उनको क्या कहते हैं, उड़ने में प्रदान करती हैं। उसके बाद है हमारा पक्षी। पक्षी क्या कहते हैं, हवा में उड़ सकती है। उनके अस्थियों में क्या होते हैं, वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियाँ क्या होती हैं, हल्की और मजबूत होती हैं और पश्चिपाद में पैरों की अवस्था चलने में बैठने के अनुकूल होती हैं। जैसे जैसे क्या करने के बैठने के लिए भी क्या होती हैं, वो बैठ भी सकते हैं। अग्रपाद की अस्थियाँ क्या होती हैं, रूपांतरित होकर पंख बनाती हैं। कंधे पर क्या होते हैं, मजबूत अस्थियाँ होती हैं और क्या करती हैं,
वृक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों के जलने पर उससे कहते हैं विशेष रूप से क्या रूपांतरित होती हैं तथा ऐसे पंखों के ऊपर नीचे की ओर करने में क्या होती है, सहायता करती है। उसके बाद है इसमें मछली। मछली का सिर एक पूंछ उसके मध्य में पुकिलन होता है और इसकी आकृति क्या धारी रेखी कहलाती है। जो मछली की जो आकृति उसकी कैसी रहती है, धारी रेखी कहते हैं। मछली का कंकाल दृढ़ पेशे से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में मछली का अग्रभाग क्या हो जाता है, आगे की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, वहीं विपरीत दिशा में जाती है मछली, शरीर में मोड़ती है और जो तीव्रता से क्या कहता है अपनी पूंछ को क्या करती है, दिशा में मोड़ देती है और झटका लगता है और आगे की ओर बढ़ती रहती है। ठीक है, उसके बाद है सर्प। जो सांप होते हैं हमारे, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है और इसकी सींग और असंख्य होती हैं, परस्पर जुड़ी रहती है, चाहे वो दूर ही क्यों न हो। पेशी मेरुदंड पसलियों तथा में एक दूसरे को क्या करती है, जोड़ी रखती है। सांप के शरीर अनेक वलय से जुड़ा रहता है। इस प्रकार सांप प्रत्येक वलय के आगे की ओर धकेलता रहता है। इसी कारण सर्प बहुत तेजी से आगे की ओर चलता है, परंतु यह सरल रेखा में नहीं चल पाता। आपने देखा होगा कि सांप हमेशा क्या था, चलता रहता है, ऐसे 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 टेढ़ा चलते रहता है ना, वो इसी कारण है क्योंकि वो क्या करता है, आगे की ओर धकेलता है। प्रमुख दार्शनिक ने अपनी पुस्तक क्या था, गेट ऑफ एनिमल्स में क्या था, स्वयं अपने आप से क्या था क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। किसमें, गेट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में उन्होंने क्या था, अपने बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो हमारे 8 जो हमारे चैप्टर है वो यहाँ पे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। 9वां चैप्टर है हमारा। जब हम पर्वतों का भ्रमण करते हैं, जब हम क्या करते हैं, पर्वतों का भ्रमण करते हैं, ये कहते हैं ना, हमें जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाला बात बता रहा है। जब हम क्या करते हैं, पर्वतों के भ्रमण करते हैं तो ओक, चीड़, देवदार आदि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। मैदानी क्षेत्र में बहुत भिन्न पाए जाते हैं। कहते हैं राजस्थान में क्या है, कैसी वो है, उष्म जो क्या है, मरुस्थल है, वहाँ वो कौन कौन से पाया जाता है, नागफनी कहा जाता है हमारा, जो राजस्थान वाली एरिया है वहाँ पर। समुद्री इलाकों में कैसे पौधे पाए जाते हैं, कैसे कैजू राइना नाम की क्या पाया जाता है, पौधे देखने को मिलते हैं। समुद्र में विभिन्न जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं तथा इन्हें श्वसन के लिए कैसे ऑक्सीजन की आवश्यक क्या कहते हैं, उपयोग करते हैं। हो गया। इसके बाद है ऊँट की शारीरिक संरचना हमें मौसम पारिस्थितिक में रहने योग्य बनाते हैं। ऊँट के लंबे पैर होते हैं जिसके कारण उसको क्या नहीं लगती है, ऊँट की जो क्या कहती हैं, जो गर्मी है उससे क्या रहता है, दूर रहता है। जबकि आपने सुना होगा कि एलन का नियम क्या है, जो छोटे क्या है, ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके क्या होते हैं, पौधे जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि वो क्या कर पाए, जो क्या है, जो गर्मी है उसका इमिटेशन ना कर पाए। उसके बाद है हमारा है ऊँट में मूत्राशय की मात्रा बहुत कम होती है और तथा मल शुष्क होता है। उसे पसीना श्वेत भी नहीं आता, श्वेत कहते हैं, श्वेत भी नहीं आता है क्योंकि शरीर में जल ह्रास बहुत कम होता है। इसलिए जल के बिना वो क्या कर सकता है, कई लंबे दिनों तक। एक ही पॉइंट से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे कि क्या कह रहा है कि ऊँट में क्या होते हैं, बहुत कम क्या होता है, जो क्या होता है मूत्राशय भी क्या होता है, बहुत कम होता है और शरीर में क्या होती है, पसीना भी नहीं होता, जिसके कारण वो क्या कर पाता है, जो पानी की कमी होती है उसे क्या पानी की कमी होती नहीं, क्योंकि क्या नहीं हो रहा है, पानी बाहर नहीं निकलता तो कैसे होगा। तो इसलिए उसको क्या माना जाता है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी माना जाता है, सबको पता है। मछलियों का शरीर चिकने सल्क से ढका रहता है। ये सल्क मछली की सुरक्षा को प्रदान करता है और साथ में जल में सुगम गति करने में भी क्या करता है, सहायता करता है। उसके बाद है गिल, क्लोम के द्वारा क्या करते हैं, जो हमारे क्या हैं, गुल या क्लोम है या गिल्स के द्वारा क्या करती हैं, श्वसन लेती हैं। अनुकूलन क्या है, जिस विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति में किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन हम कहते हैं। उसके बाद है आवास। किसी सजीव का वह परिवेश जिस पर वह रहता है उसे आवास कहते हैं। आवास का अर्थ है वास स्थल, यानी कि जहाँ पर हमको जीव जंतु रह रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, आवास कहेंगे। अभी 2 टाइप के हम क्या कहते हैं, आवास को देखते हैं, कौन कौन से। इसमें स्थलीय आवास और ऐसे जो जमीन पर रहने वाले जंतु को स्थलीय आवास कहते हैं, जैसे वन हो गया, इसमें घास के मैदान हो गए, मरुस्थल, पर्वत, तटीय क्षेत्र स्थलीय आवास के क्या है, कुछ उदाहरण है। जो क्या है, जल में रहने को क्या कहेंगे, जलीय आवास कहेंगे। जैसे क्या होगा, जलाशय होगा, दलदल भूमि, नदियाँ, जहाज, समुद्र, ये सारी चीज़ें क्या होगी, जलीय आवास। अब जैविक घटक, किसी आवास में पाए जाने वाले जीव जंतु को क्या कहा जाता है, जैविक घटक कहा जाता है। जो आपने इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी सभी ने पढ़ी होगी, तो उसमें क्या है, जैविक घटक क्या कहते हैं, कि आपस में जो पेड़ पौधे रहते हैं, जो सजीव होते हैं, उनको कहते हैं जैविक घटक। अजैविक घटक होंगे जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, जैसे सारे क्या हैं, अजैविक घटक हैं। सूर्य का प्रकाश भी क्या करता है और ऊष्मा भी क्या है, परिवेश में क्या है, अजैविक घटक ही माने जाते हैं।
उसके बाद है पर्यावरण कूलन, यानी कि जो क्या कहते हैं कुछ अल्प अवधि के लिए एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे मोटे परिवर्तन को क्या कहते हैं पर्यावरण कूलन। जैसे क्या कहते हैं हम ही को देख लो, जब गर्मी होती है तो हमारा क्या होता है गर्म महसूस करते हैं, उसी तरह आप अनुकूलन करते हैं, या ठंडा होता है तो उसी तरह हम क्या कहते हैं अनुकूलन करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं पर्यावरण अनुकूलन कहते हैं। वायु जल प्रकाश जैसे अजैव घटक जीवों के अत्यंत आवश्यक है, बिना इनके बिना भी क्या नहीं होगा, जैविक घटक भी जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके बाद है अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्ष में अवधि में किसी क्षेत्र में अजैविक घटक में पाया जाता है, परंतु वे जीव जो एक इन परिवर्तनों के अधिक अपने आप को नहीं ढा पाते हैं वो मर जाते हैं। केवल वही जीव रहते हैं जो अनुकूलन में करते हैं। और अनुकूलन ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं अनुकूलन क्या था एक दो दिन में नहीं होता है बल्कि लंबे समय में रहता है। और जो जीव क्या अनुकूलन हुआ पर्यावरण की परिस्थिति के अनुसार चेंज हो पाया वही जीव क्या होगा आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो वो जीव क्या हो जाएंगे नहीं रह पाएंगे। उसके बाद है मरुस्थल में रहने वाले जीवों का अनुकूलन कैसा होता है। मरुस्थल में रहने वाले सांप और चूहे, ये सांप और चूहे क्या करते हैं कि क्या कह रहा है ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते, दिन में 30 वर्ष गर्मी से बचाने के लिए भूमि के अंदर रहते बिलों में रहते तथा रात्रि के समय ये क्या निकलते हैं उनसे बाहर निकलते हैं। और ऐसे पौधे कैसे होंगे जैसे आपने कहा बिलों में क्या करेंगे छुपे होंगे, ये कौन जो हमारे क्या हैं जो मरुस्थलीय जीव हैं, लेकिन रात में क्या करेंगे जैसे ठंड का समय होगा तो वहाँ बाहर निकल जाएंगे। वैसे क्या है मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन कैसे होता है। मरुस्थलीय पौधों में क्या वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे क्या होते हैं पत्तियों को किसमें अनुपस्थित रहते हैं। इसमें क्या होता है जो पत्तियां किसका रूप ले लेती हैं कांटों का या सूल के रूप में ले लेती हैं। इनमें होने वाले वाष्पोत्सर्जन की क्या होती है बहुत कम होती है। नागफली की पत्ती जैसे जिस संरचना को आप देख सकते हैं वो वास्तव में क्या है तना है, ये तना है और इस पर क्या लगा प्रकाश संश्लेषण सामान्य तो इस तने पे ही क्या होता है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है तने और जो कांटे होते हैं पत्तियां होती हैं और इसमें क्या हो जाता है तने के रूप में क्या रहती है चेंज हो जाती है। उसके बाद मरुस्थलीय तने एक छोटी मोटी मोम परत से ढका रहता है जिसके कारण मरुस्थलीय पौधे में जड़ के अवशोषण की मिट्टी को गहराई तक चली जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में देखते हैं कैसे क्या है कैसे बने। यहाँ के आवास क्षेत्र सामान्यतः ठंडे होते हैं और इसमें तेज वायु चलती है। कुछ दिनों में क्या होता है हिमपात भी होने लग जाता है। क्षेत्र में क्या शंकु आकार के क्या पाया जाता है पौधे पाए जाते हैं। जैसे ऐसे जो क्या कहते हैं आप चढ़ाई पे जाओगे तो ऐसे आकार के हमें क्या मिलेंगे पौधे हमें देखने को मिलते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इसमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। जैसे आपने देखा हो देवदार या उसके देखेंगे तो या चीड़ का देखा तो कैसा था बिल्कुल ऐसे 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 आकार के होते हैं। इसमें वर्षा तथा जल का हिमपात सरलता से नीचे की ओर रहता तथा पत्तियों में विभिन्न आकृति के क्या कहते हैं वृक्ष हमें पाए जाते हैं। जब पहाड़ों पर जाएंगे तो क्या विभिन्न प्रकार के क्या मिल जाएंगे आपको जो पत्तियां होती हैं वो मिल जाएंगी। पत्तियां पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित रहते हैं और वह मोटी त्वचा और ठंड से बचाव के कारण होती हैं। यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र में वहाँ ठंडा जाता होता है तो उसके कारण क्या होती हैं जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं वो भी पाए जाते हैं। एक उदाहरण दिया है शरीर को गर्म करने के लिए या क्या उनके शरीर में लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, बर्फ चलने के कारण उसका शरीर ठंडा से बचता है। पहाड़ी बकरियों के मौजूद क्या होते हैं धरने वो अनुकूलित होते हैं। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो बाघ वगैरह दिख रहे हैं आपको ये सारे वही पहाड़ी तेंदुआ याक और पहाड़ी क्या है ना आवास में रहने जो क्या तेंदुआ है बाघ है याक है बकरियाँ हैं ये सब का पहाड़ों पर रहने के लिए क्या है अनुकूलित होते हैं। शेर या हिरन वन या घास में क्या रहते हैं ये दोनों कहाँ रहते हैं इसमें रहते हैं। देखते हैं शेर के बारे में दो बातें कही गई हैं इसमें। एक है शेर की संरचना उसके जीवन यापन की सहायता करती है। इसे शेर अगले पैर पर क्या होते हैं नखरे लंबे होते हैं, नखर जो नाखून होते हैं लंबे होते हैं। इसे क्या पंदा नुकलों के अंदर क्या खींचकर छुपा सकती हैं। शेर का मटमैला हल्का भूरा रंग के दौरान उसका क्या करता है घास में सूखे मैदान में छुपने को होता है। शिकार को पता भी नहीं चलता। जो उसका भूरा कलर होता है क्या जो घास के मैदान सूख जाते हैं ना उसी कलर का हो जाता है इसलिए उसको क्या कहते हैं सहायता करता है बल्कि उसको कोई नुकसान नहीं करता है। शेर के चेहरे के सामने की आंखें उसके वनों को दूर तक देखने को शिकार में खोजने जो उसकी आंखें होते कहाँ होते हैं सामने की तरफ होती है जैसे ह्यूमन्स की होती है। तो वो क्या करती हैं जो सामने जो शिकार है उसको क्या कहते हैं दूर तक देखा जा सकता है। हिरन क्या करता है पौधे के कठोर तने को चबाने में हिरन के दांत कठोर होते हैं। हिरन के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधियों को जानकारी देते हैं। इसके सिरे के दोनों तरफ क्या कहते हैं आंखें रहती हैं, प्रत्येक दिशा में खतरा महसूस कर सकती है। यानी कि एक टाइम पे क्या कर सकती है दो चीज़ों को हमारे क्या कर सकती है देख सकती है। इसे दूर भागने में सहायता करती है। यानी कि जो करते हैं जैसे इसको कुछ सनसनाहट दिखी तो ये क्या हो जाएगा दूर भाग जाएगा। बहुत से समुद्री जंतुओं के क्या कहते हैं शरीर धारी रेखी होती है जिसमें वह जल में सुगमता से चल सकती है।
या डिकोस्कस तथा ऑक्टोपस जैसे समुद्री जीव क्या करते हैं, आमतौर पर क्या कहते हैं धारा के रेखे नहीं होती, वे समुद्र की तलहटी पर चलते हैं और उसे कहते हैं जो इस जल में रहने वाले किसी गिल्स या क्रोम के द्वारा क्या करते हैं सांस लेते हैं। डॉल्फिन तथा व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं और ये नासाद्वार के द्वारा क्या करते हैं या वात छिद्र के द्वारा क्या करते हैं श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास छिद्र रह सकते हैं। समय समय पर यह क्या करते हैं श्वास छिद्र बाहर आता है, श्वास की स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। उसके अलावा है स्थलीय पौधों में मिट्टी तथा खनिज की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है और ये कहाँ से करते हैं, जलीय पौधों में जड़ें आकर से बहुत छोटी छोटी होती हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, तलहटी पर जमाव रखना है, जो जड़ों का मुख्य कार्य। जलीय पौधों में तना तथा खोखला होता है और जलीय पौधों में तना लंबा और खोखला होता है। ये पूछा जाता है, जलीय और लंबा होता है और जल की सतह पर वृद्धि करते हैं और से पत्तियां संकरी और लंबे रिबन के आकार की होती हैं। हो गया। इसके बाद है हमारा मेढक आमतौर पर तालाब में पाया जाता है और तालाब में जल और स्थल दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसे मजबूत होते हैं। इसके लिए शिकार में पकड़ने में क्या कहते हैं, सहायक करते हैं। जल को क्या कहता है, एम्फीबियंस, यानी कि एम्फीबियंस उसको क्या कहते हैं, जल को, क्योंकि जल में भी और थल में भी उभयचर जिसे हम कहते हैं वो कहते हैं। इसमें पादपचर के जलायुक्त पर्वत तैरने में क्या कहते हैं, क्या होती है, पादान उंगलियां होती हैं जो चलने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। सजीव, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन सजीवों की उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के ऊर्जा को आवश्यक करता है। उसके बाद सजीव में क्या कहते हैं, वृद्धि करते हैं। सभी सजीव सांस लेते हैं। सजीव को क्या कुछ गुण बताए हैं, सजीव द्वारा क्या करते हैं, पौधों में श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। उनकी पत्तियों द्वारा क्या होता है, सूक्ष्म रंध्रों द्वारा हवा क्या करती हैं, जैसे पत्तियां होती हैं सूक्ष्म रंध्रों द्वारा क्या कहते हैं, आवाज को अंदर लेती हैं और क्या करती हैं, ऑक्सीजन को क्या करती हैं, ये अपने अंदर लेती है। हो गया। उसके बाद है इसमें पौधे केवल दिन के समय ही क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं, केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वास और रात और श्वसन की क्रिया करते हैं निरंतर चलती रहती है। भोजन बना के क्रिया नहीं खाते, ऑक्सीजन की मात्रा श्वास में क्या करती हैं, अधिक होता है। हम अपने परिवेश में होने वाले सभी परिवर्तनों को अधिक अनुकूलनीय कहते हैं। ऐसे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। यानी कि कुछ पौधे सूर्यास्त के बाद क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसे रात्रि में खिलते हैं। छुई मुई का पौधे को उपरांत क्या मुरझा जाता है, इस पर क्या कहते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण एक हमें देखने को, छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा क्या मुरझा जाता है, तो उसी को कहते हैं उद्दीपन। क्या कहते हैं, कंपन भी इसको हम कहते हैं। सभी सजीव पौधे क्या कहते हैं, सभी वस्तुएं परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति क्या कहते हैं, अपनी अनुक्रिया दिखाते हैं। विभिन्न जीव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीव द्वारा इन अवशिष्ट पदार्थों को निष्कासन करो उत्सर्जन कहते हैं, यानी कि जो कहते हैं उत्सर्जन की प्रक्रिया को कहते हैं, जो हमारे शरीर से कितने भी क्या है अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना निष्कासन कराता है। पौधों में विशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्रोत के द्वारा ही होता है। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है, परंतु अंडे देते हैं, कुछ कहते हैं शिशु देते हैं और क्या कहते हैं कुछ जंतुओं को ही जन्म देते हैं। ये क्या है, जरायुजी, अंडायुजी और अंड जरायुजी, इनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक हो गया। एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया बीज बनाता है। आलू सुप्त कलिका में उगता है। गुलाब तथा मेहंदी के कलम के द्वारा क्या कहता है, गुलाब तथा क्या कहता है मेहंदी के जो क्या कहते हैं कलम के द्वारा इनको क्या कहता है, लगाया जाता है। सजीव प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न पौधों में प्रजनन की विधियों को विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है। इसमें समूह के सामान्य लक्षण क्या क्या है, देखो क्या क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। जो सजीवों की जो क्या है लक्षण क्या कहते हैं, श्वास लेते हैं, क्या उत्सर्जन और पर्यावरण के प्रति अनुकूल प्रजनन वृद्धि गति करते रहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हम सजीव कहेंगे, लिविंग बीइंग्स कहेंगे। तो उसके बाद हमारा है गति और दूरियों का मापन। 10th चैप्टर है हमारा क्या, गति और दूरियों का मापन है। 19वीं सदी के प्रारंभ अब तक के लोगों को क्या था, एक पशु पक्षियों पर क्या करते थे, निर्भर रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक आविष्कार हुए, जैसे वायुयान, स्वचालित वाहन, जल परिवहन की खोज हुई। पराध्वनि सुपरसोनिक जो मिसाइल है वो क्या कहते हैं, पराश्रव जो पराध्वनिक है उनका क्या कहते हैं उपयोग करती है। वायुयान तथा अंतरिक्षयान 20वीं सदी के योगदान रहा। मापन, यहाँ पे कहा कि मापन क्या है, यहाँ पे पूछा गया कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि
किसी अज्ञात राशि की लंबाई को मापने में किया जाता है, क्योंकि किसी खुदाई में परिशुद्धता, ज्यामिति आदि को देखने को मिलती है। कोहनी की अंगुलियों की छोर तक लंबाई को हाथ कहते हैं, और लंबाई में प्राचीन में मिस्र में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो हाथ से हम नापते हैं। जिस संसार में अन्य भागों में मान्यता मिलती है, जिसे बाद में क्या होना, सभी को क्या मान्यता मिलते गई। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के लिए मात्रा का फुट का उपयोग करते हैं, और अलग फुट अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न होती है। रोमवासियों ने सबसे पहले किसने कदमों को मापने या पग जो मापने की वो किसने करी थी, रोम ने करी थी। और हाथ से मापने की जो वो करी थी वो किसने करा था, मिस्र ने हमारे यहाँ पे दिया था। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, अंगुली का क्या किया जाता था या मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। 1790 में फ्रांस से मापन की प्रणाली जिसे क्या कहते हैं, मीटर प्रणाली कहते हैं। आज तक हम जिसका उपयोग करें वो कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय एसआई प्रणाली कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। एक मीटर एम को 100 के बराबर भागों में विभाजित सेंटीमीटर कहते हैं। सेंटीमीटर की एक क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कुल मिला के इतने। 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर होता है, तो 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। किलोग्राम लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका सुविधाजनक मात्रक नहीं है, और इसमें के लिए हमें क्या करते हैं, बड़े पैमाने को मात्रक में मापते हैं, जिसको कहते हैं किलोमीटर। तो 1000 मीटर में कितने होंगे, 1 किलोमीटर हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। दर्जी के मापन के लिए किसका फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़ों को व्यापारी मीटर में छड़ का काम में लाते हैं, इसलिए हम उपयुक्त चयन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि छड़ फीते का करें या मीटर का करें तो एक ही जैसा हो सकता है। मापन के लिए कुछ मानक उपयुक्त मानक व्यक्त करते हैं, जिसमें कुछ मानक की आवश्यकता होती है। अब इसमें कुछ गतियां कह रखा है, ये गति क्या होती हैं, वो थोड़ा बिजली के पंखुड़ियों के अंकित चिन्ह में गति को क्या कहते हैं, यानी कि जो गोल 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 घूमेगा उसको क्या कहेंगे हम, यानी कि इसको वर्तुलिक गति का मतलब है कि सर्कुलर मोशन जो हमारे उसमें कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो गोल गोल क्या है, गोल सर्कुलर पाथवे को। सरल रेखा गति जो क्या कर रही है, क्या कर रही है, एक सिंपल सीधी रेखा में क्या कर रही है, गति कर पा रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सरल रेखा गति कहेंगे, जो ऐसे क्या करेगी, गति करती है। आवर्ती गति क्या कहेंगे, कि जो एक किस्म पेंडुलम में गति कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ से क्या कर रही है, ये एक पेंडुलम में गति करेगी, तो उसे क्या कहेंगे हम, जैसे ये था, इस पर क्या करेगा, ऐसे जब गति करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, पेंडुलम गति या आवर्ती गति कहते हैं। सिलाई मशीन की पहिया क्या कहते हैं, वर्तुलाकार गति करता है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो उसकी सुई होती है वो क्या करती है, वर्तुलित यानी आवर्ती गति करती है। गेंद फर्श पर सरल रेखीय गति में घूर्णन करता है। प्राचीन काल में लोग क्या कहते हैं, लोग पैरों की अंगुलियों की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग कर मापन करते थे, उलझने होती थी, इसलिए एक क्या कहते हैं, सामान्य प्रणाली की आवश्यकता उत्पन्न हुई। यानी पहले में क्या करते थे, लेकिन लोग जो क्या करते थे, हाथ से पैरों की अंगुलियों से मापते थे, तो इसलिए क्या गया, एक नई प्रणाली का विकास किया गया था। तो हमारी आज की दूसरी क्लास होगी, जिसमें हमने क्या है, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक पढ़ लिया है। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उससे आगे पढ़ेंगे।